हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का पार्ट 6 करने वाले हैं। और इस वीडियो में पार्ट 6 वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के यानी फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है दैट विल डू हियर। But before watching this video, I will suggest you that I have made 5 parts, है ना। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, है ना, जो इस चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। यानी ये 5 पार्ट्स में बच्चों पूरा जो द कंप्लीट जो नोट्स है इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अगर ये 5 वीडियो को देख लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन एंड आंसर्स करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये 6 वीडियो देख लेते हैं द होल चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बाय यू। यू विल हैव वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये जो 5 वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों मैं हूं मुकेश भारती और आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए बच्चों, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द chapter in the NCERT book? Development of a country can be generally be determined by, यानी एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन होता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों। इट्स पर कैपिटा इनकम से, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल से, या हेल्थ स्टेटस से, या ऑल ऑफ द एबव। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको पता ही है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इनकम की बात नहीं करते हैं, इनकम के साथ हम एजुकेशन की भी बात करते हैं, एजुकेशन के बाद हम हेल्थ की भी बात करते हैं। इन तीनों चीजों को देखकर हम एक कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द एबव। यानी आपको क्या देखना है, इनकम भी देखना है, आपको क्या देखना है, एजुकेशन भी देखना है, आपको क्या देखना है, हेल्थ भी देखना है। इन तीनों को देखकर हम एक कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका और ये जो आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें इन तीनों चीजों की बात की जाती है, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग countries has better performance in terms of human development than India। यानी 4 कंट्री का नाम दिया हुआ है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। ये 4 इंडिया के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं। बट इन 4 कंट्री में से कौन ऐसा कंट्री है जो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, श्रीलंका। हमने आप जब पीछे के वीडियोस देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला, एचडीआर वाला या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला, उसमें साफ साफ हमने बता रखा है कि श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जो पर कैपिटा इनकम के मामले में, लिटरेसी लेवल के मामले में, या आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में, यानी इनकम, लिटरेसी लेवल मतलब एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ, ये तीनों मामलों में, या एचडीआई रैंक के मामले में, जो एचडीआई रैंक निकाला जाता है ना, इन सब के मामले में क्या है, श्रीलंका इज बेटर देन इंडिया। सो श्रीलंका इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक अज्यूम करो एक सिचुएशन को कि एक कंट्री में सिर्फ 4 फैमिलीज रहते हैं। 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, है ना, 4 कंट्री है भाई। एक मान के चलो इंडिया में टोटल 4 फैमिली है ना, ये 4 लोग हैं। द एवरेज पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम इन सारे फैमिलीज का कितना दे रखा है, 5000। जब इसका आंसर करेंगे तो सबसे पहले गिवन देख लेंगे क्या क्या चीजें दिया हुआ। तो सबसे पहले देख लेंगे बच्चों की नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम क्वेश्चन में दे रखा है। पर कैपिटा इनकम कितना दे रखा है बच्चों, तो पर कैपिटा इनकम दे रखा है 5000 रुपीज, ठीक है। कह रहा है इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज रुपीज 4000, 7000 एंड 3000। यानी एक फैमिली का इनकम क्या दे रखा है, 4000, एक फैमिली का दे रखा है 7000, एक फैमिली का दे रखा है 3000। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। यानी जो फोर्थ फैमिली है ना, 3 फैमिली का दे रखा है 1 2 3 4,
ये 3 फैमिली का इनकम दे रखा है, फोर्थ वाले फैमिली का क्या इनकम होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, तो दो सिचुएशन तो गिवन है कि नंबर ऑफ फैमिलीज 4 है, पर कैपिटा इनकम कितना है 5000 है। तो आप क्या करोगे बच्चों कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पर कैपिटा इनकम का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल इनकम यानी टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पर कैपिटा इनकम तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 5000। तो पर कैपिटा इनकम यानी इसकी जगह पे, इस पर कैपिटा इनकम की जगह पे हम 5000 लिख देंगे। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल इनकम मतलब सभी फैमिली के इनकम को जोड़ दो, 4000, 7000, 3000 एंड एक्स, तो सबको जोड़ देंगे हम लोग, 4000 प्लस 7000 प्लस 3000 प्लस एक्स, ये टोटल इनकम हो जाएगा। अपॉन में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना है 4, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 20000। तो ये 20000 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, जोड़ दो, ऐड कर दो, 4000, 7000, 3000, यानी 7 4 11 3 14000, यानी आपका आ जाएगा 14000 प्लस एक्स। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 20000 माइनस 14000, तो कितना आ गया 6000 रुपीज, है ना, 6000। तो यहाँ पे फोर्थ फैमिली का इनकम क्या आ जाएगा बच्चों, 6000 आएगा, ये आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा डी, यानी 6000। तो सिंपली आपको याद रखना है कि 4 फैमिलीज थे, 3 का इनकम दे रखा था, फोर्थ के इनकम को हमने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ फैमिलीज 4 दे रखा है, पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला हमने हमेशा, ये पॉइंट आपको मैं अलग से बता देता हूं, मैंने नोट्स में भी बताया है और आगे भी बताऊंगा कि जो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, टोटल इनकम, है ना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, है ना। तो पर कैपिटा इनकम क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल इनकम हम सारे के इनकम को ऐड कर देते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो फोर्थ फैमिली का इनकम निकल के आ जाएगा, ये मैंने बता दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 4 से, इट सेज व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन used by the World Bank in classifying the different countries, है ना, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया। यानी इसका सिंपल मतलब क्या हुआ बच्चों कि पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज को, डिफरेंट कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करने के लिए, मतलब कौन डेवलप्ड कंट्री है, कौन मोर डेवलप्ड है, कौन लेस डेवलप्ड है, कौन रिच है, कौन पुअर है, यानी डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया को यूज करता है, कौन सा शर्त लगाता है, क्या कंडीशन लगाता है और किस कंडीशन पे, किस बेसिस पे वो कंट्रीज को क्लासिफाई करता है, ठीक है। जो भी वो क्राइटेरिया लेता है उसके क्या कोई लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब क्या उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, क्या कुछ ऐसा है जो वो लिमिटेशन पूरा बात नहीं बताता है। तो जब भी हम लिमिटेशन की बात करते हैं बच्चों, तो उस क्राइटेरिया के हम कमी की बात करते हैं कि चलो वो क्राइटेरिया तो है क्लासिफाई करने के लिए कंट्रीज को, बट उसके अंदर क्या कमी है, क्या वो परफेक्ट नहीं है, किस मामले में परफेक्ट नहीं है, ठीक है, वो लिमिटेशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब इसका आंसर देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक यूजेस द क्राइटेरियन पर कैपिटा इनकम, तो याद रखना ये आंसर हो गया बच्चों कि वर्ल्ड बैंक डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए कौन से क्राइटेरिया को यूज करता है, तो आप बोलोगे इनकम क्राइटेरिया को, पर कैपिटा इनकम को, यानी ये एक क्राइटेरिया लगाता है, ये कंडीशन लगाता है और इसी के बेस पे डिफरेंट कंट्रीज को क्या करता है, क्लासिफाई करता है। यानी जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा वो डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाएगा, मोर डेवलप्ड कहा जाएगा, जिसका पर कैपिटा इनकम कम होगा उसको लेस डेवलप्ड। यानी एक इसमें जो क्राइटेरिया हो जाता है, पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया को लेता है वर्ल्ड बैंक
और उसी के बेस पे डिफरेंट कंट्रीज को क्या करता है, क्लासिफाई करता है। ये आपके क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, जो हम पर कैपिटा इनकम हमने लिया है कि पर कैपिटा इनकम को लेता है, उसके बारे में डेफिनेशन हम देख लेंगे इस आंसर में कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगा, डिवाइडिंग द इनकम, है ना, यानी एक कंट्री का इनकम हम लेते हैं, और इसको कंफ्यूज नहीं होना है, वो लिखने समय वो गलती से लिख गया यहाँ पे। ठीक है, यानी पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं बच्चों, कि जो कंट्री का टोटल इनकम होता है उस इनकम को हम डिवाइड करते हैं बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखो इधर भी मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना कि पर कैपिटा इनकम को हम टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, सेम चीज है ना, कि इनकम को आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो। यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। पर कैपिटा इनकम फॉर्मूला क्या हुआ कि टोटल इनकम ऑफ एन एरिया, एरिया का मतलब यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो हम कंट्री को ले लो, स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट को ले लो, यानी टोटल इनकम देख लेते हैं कि टोटल उस एरिया में इनकम कितना है, फिर वहां का पॉपुलेशन कितना है। जब इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। और पर कैपिटा जो इनकम होता है बच्चों, ये मैंने नोट्स में ऑलरेडी बता दिया पहले के वीडियोज में, ये पर हेड इनकम होता है, एक व्यक्ति पे कितना इनकम आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान के चलो एक कंट्री का जो इनकम है ना, एक कंट्री का जो टोटल इनकम है, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री का टोटल इनकम है 1000, वहां लोग कितने हैं यानी पॉपुलेशन कितने हैं 10, तो 1000 तो टोटल इनकम है, पॉपुलेशन 10 है, तो एक व्यक्ति पे 10 लोगों पे तो 1000 इनकम हुआ, तो एक लोग पे कितना हो गया, इसके लिए पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, यानी 1000 को 10 से डिवाइड करते हैं, 0 यानी क्या आ गया 100 है, यानी एक व्यक्ति पे कितना इनकम आया 100, इसी को क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट तो हमने बोला कि हमने क्या देखा कि वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को लेता है और उसके बेस पे कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। सेकेंड पॉइंट पे हमने पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने बताया कि इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, उसका फॉर्मूला लिख दिया। तीसरा में वर्ल्ड बैंक का एक डाटा देते हैं हम लोग, उस डाटा में क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक एक डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो 2017 में का डाटा है ये, कि 2017 में जो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट आया उसके अनुसार क्या कहा गया, उसके अनुसार कहा गया कि अगर कोई कंट्री है उसका पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,056 या उससे ज्यादा है, ठीक है, उसे कहाँ रखा गया, उसे रिच कंट्रीज के फॉर्म में रखा गया, उसे अमीर बोला गया। और वैसे कंट्रीज जिनका इनकम यूएस डॉलर 955 या उससे कम है उसको पुअर कंट्री माना गया। यानी दो क्राइटेरिया रखा गया बच्चों। फर्स्ट क्राइटेरिया में रखा गया यानी जिनका पर कैपिटा इनकम है ना यूएस डॉलर 12056 या ज्यादा है, या ज्यादा है, ठीक है, उसे क्या बोला गया बच्चों, उसे रिच कंट्री बोला गया वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जिनका पर एनम यूएस डॉलर 12,056 पर कैपिटा इनकम है। दूसरा बोला गया जिनका यूएस डॉलर 9,555 या उससे कम है पर एनम, तो वैसे कंट्रीज को क्या बोला गया है, पुअर कंट्री बोला गया है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो ये पहला वाला पार्ट आपका क्या हो गया बच्चों, पूरा कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग द डिफरेंट कंट्रीज। तो हमने देख लिया वो पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक डाटा दे दिया। नेक्स्ट है क्या इसका कोई लिमिटेशन भी है, तो लिमिटेशन भी देख लेते हैं बच्चों। दो लिमिटेशन देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम का दो लिमिटेशन है, यानी जो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया लेता है इनकम या पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया लेता है उसके दो लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या है कि देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप इनकम ले रहे हो और इनकम के बेस पे डिफरेंट कंट्रीज को बता रहे हो कि कौन कंट्री डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है, रिच है या पुअर है। ठीक है, लेकिन इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट को शो करता है, जिसको वर्ल्ड बैंक नहीं लेता। ठीक है, जैसे अदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक लिटरेसी रेट, वहां के लोगों का क्या है,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां के लोगों का क्या है, वहां के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के डेवलपमेंट को शो करने के लिए। बट इन सारे चीजों को वर्ल्ड बैंक इग्नोर करता है क्लासिफाई करने समय कंट्रीज को। तो ये एक लिमिटेशन हो गया ना कि पर कैपिटा इनकम के से आप वर्ल्ड को क्लासिफाई कर रहे हो कंट्रीज को, बट अदर फैक्टर्स जो डेवलपमेंट के हैं उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है ना, कि अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, देखो दूसरा क्या है इसका लिमिटेशन, कि इट डज नॉट टेल अस हाउ द पर कैपिटा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, है ना। पर कैपिटा इनकम तो हमने देख लिया, मान के चलो पर कैपिटा इनकम निकालने के बाद 1000 आया, फॉर एग्जांपल इंडिया में पर कैपिटा इनकम 1000 आया, तो क्या सच में सभी लोगों के पास 1000 रुपए हैं? क्या सभी लोगों को 1000 रुपए मिल रहे हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। हो सकता है कि किसी को 5000 रुपए मिल रहा हो सकता है कि किसी को उसमें से 0 रुपए मिल रहा है, उनके पास जॉब ही नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ निकाल लेना और बता देना कि डेवलप्ड है कि नहीं डेवलप्ड है, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में नहीं बताता है कि वहां के जो डिफरेंट लोग हैं, है ना, एक कंट्री के जो डिफरेंट लोग हैं इनके बीच इनकम ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे हुआ। तो है ना, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा जा सकता है, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत कम जा सकता है, कुछ लोगों के पास पैसा है ही नहीं, है ना। तो ये जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है, ये जो डिस्पैरिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ये पर कैपिटा इनकम शो नहीं करता है। तो ये दो लिमिटेशन याद रखना कि वर्ल्ड बैंक जिस क्राइटेरिया को लेता है यानी पर कैपिटा इनकम को लेता है, इसके ये दो लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन हो गया कि अदर इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। दूसरा, पर कैपिटा इनकम लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो इनइक्वालिटी है उसको पर कैपिटा इनकम शो नहीं करता। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे भी है, उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इन व्हाट रिस्पेक्ट्स द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बताइए क्या होता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके ऊपर मैंने नोट्स ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं HDR SDA वाला वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। कि इन व्हाट रिस्पेक्ट जिस क्राइटेरिया को यूएनडीपी यूज करता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, वो क्राइटेरिया कैसे अलग है उस क्राइटेरिया से जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है। इसका इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि एक तरफ क्या हुआ गया बच्चों, एक तरफ वर्ल्ड बैंक हो गया, एक तरफ वर्ल्ड बैंक हो गया और एक तरफ यूएनडीपी हो गया। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट को यूज मेजर कर रहा है भाई, पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक भी कोई ना कोई क्राइटेरिया लेता है। वो क्राइटेरिया भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा क्या है हमारे पास, पर कैपिटा इनकम। यूएनडीपी भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर करता है बच्चों, इसके लिए भी वो डिफरेंट क्राइटेरिया लेता है। ये क्राइटेरिया में क्या लेता है, ये क्राइटेरिया में एजुकेशन भी लेता है, ये क्राइटेरिया में हेल्थ स्टेटस को भी देखता है, ये क्राइटेरिया में पर कैपिटा इनकम को भी देखता है। तो वही कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक जिस क्राइटेरिया को यूज करता है पर कैपिटा इनकम को, वो कैसे अलग है यूएनडीपी के क्राइटेरिया से। तो आपको समझ में आ ही गया कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेता है और यूएनडीपी एजुकेशन हेल्थ पर कैपिटा इनकम सारे चीजों को लेता है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इनका क्राइटेरिया और इनका क्राइटेरिया क्या है, अलग है। यही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स द डिफरेंट कंट्रीज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम क्राइटेरिया, है ना। वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम के बेस पे कंट्रीज को क्लासिफाई करता है, या तो टोटल इनकम लेता है या उस पॉपुलेशन से डिवाइड करके, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम, यानी इनकम क्राइटेरिया, सिंपली याद रखना है वो इनकम क्राइटेरिया लेता है वर्ल्ड बैंक। लेकिन बट यूएनडीपी की जब हम बात करते हैं तो यूएनडीपी जब एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR बोलते हैं, ये compares the different countries development level not only on the basis of their income but also on some certain other factors, है ना। यानी सिर्फ इनकम ही नहीं लेता है, इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स को भी लेता है। वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों, तो देख लीजिए यूएनडीपी किसको किसको लेता है। यूएनडीपी एजुकेशन,
लेवल ऑफ द पीपल को देखता है कि उस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एजुकेशनल लेवल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम ही है। जबकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ सिर्फ इनकम क्राइटेरिया को लेता है, एक ही क्राइटेरिया को लेता था, लेकिन यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम के अलावा और अदर फैक्टर्स को भी लेता है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया और यूएनडीपी का क्राइटेरिया क्या है, डिफरेंट है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डू वी यूज एवरेज, हम एवरेज का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज का मतलब एवरेज इनकम से है बच्चों, यहाँ पे एवरेज का मतलब पर कैपिटा इनकम से है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इनकम होता है। हम एवरेज का यूज क्यों करते हैं, क्या इस एवरेज का कोई लिमिटेशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देना है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये 3 पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, कि आप एवरेज का यूज क्यों करते हो, दूसरा हो गया क्या एवरेज का कोई लिमिटेशन भी होता है, और तीसरा कह रहा है कि इसका एक एग्जाम्पल देना है, इसके लिमिटेशन का एक एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों कि यूजुअली फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए नॉर्मली जैसे वर्ल्ड बैंक लेता था, क्या लेता था, टोटल इनकम लेता था। पहले टोटल इनकम इज जनरली कंसीडर्ड, है ना, किस तरीके से लेते थे, हम इस तरीके से लेते थे कि भाई अगर कोई कंट्री में इनकम ज्यादा है तो वो डेवलप्ड कंट्री हो गया, और अगर किसी कंट्री का इनकम कम है तो वो लेस डेवलप्ड कंट्री हो गया। तो इस तरीके से क्या लेते थे, एक टोटल इनकम क्राइटेरिया को बच्चे हम लोग लेते थे, है ना, और इनकम के बेस पे हम बता देते थे कि कौन सा कंट्री है जो डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री है जो डेवलप्ड नहीं है। ये एक पॉइंट हमने देखा। तो पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पहला तो क्या लेता था, टोटल इनकम को लिया जाता था, और टोटल इनकम के बेस पे हम क्लासिफाई करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि सिंस द डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर। लेकिन अब देख रहे हैं कि भाई डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट कंट्री का पॉपुलेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो टोटल इनकम से हमें कैसे सही से पता चलेगा, है ना, कि जैसे मान के चलो एक कंट्री में 1000 इनकम है, टोटल इनकम कितना है 1000, अब वहां पॉपुलेशन देखो, वहां पॉपुलेशन कितना है 10 लोगों का है, और एक कंट्री में 2000 है जो नेशनल इनकम है, और वहां जो लोगों का पॉपुलेशन कितना है बच्चों, वहां पे मान के चलो 25 पॉपुलेशन है। तो देखो ये 1000 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हर लोगों को कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, और ये 2000 है जो 25 लोगों में डिवाइड होना है, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो 80 मिलेगा। तो देखो टोटल इनकम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 2000 है, तो 2000 वाले का सिचुएशन अच्छा होना चाहिए। बट वहां के हर व्यक्ति के ऊपर कितना इनकम आ रहा है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 80। तो देख रहे हैं कि अगर हम पर हेड की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसका सिचुएशन क्या है, अच्छा नहीं है। तो सिर्फ टोटल इनकम को देखना विदाउट पॉपुलेशन को कंसिडर किए, ये एक अच्छा मेजर नहीं है बच्चों, ये पॉइंट याद रखना है। तो क्या कह रहा है बच्चों, पहला तो हमने देखा कि टोटल इनकम लेते थे, लेकिन चूंकि कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होता था, इसीलिए इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर। तो करते क्या थे, जब टोटल इनकम सही से मेजर नहीं कर रहा है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो हम इसीलिए, जो क्वेश्चन है देखो, व्हाई डू वी यूज एवरेज, तो इसीलिए एवरेज इनकम, और इसी एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम इज टेकन फॉर द कंपैरिजन व्हिच इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसीलिए जब इनकम से हम देख रहे हैं कि इनकम एक अच्छा मेजर नहीं है क्योंकि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, और यहां पे हम एवरेज इनकम, एक व्यक्ति का इनकम, एवरेज इनकम निकाल लेते हैं बच्चों, और इसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो यहां आपको क्लियर हो गया होगा पहला वाला पार्ट का कि हम एवरेज का यूज क्यों करते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, ठीक है, एवरेज इनकम का इसलिए करते हैं कि पहले टोटल इनकम को लिया जाता था, लेकिन चूंकि कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं, तो टोटल इनकम एक अच्छा मेजर नहीं होता, इसीलिए हम एवरेज इनकम निकालते हैं, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है
दूसरा पार्ट कह रहा है कि आर देयर एनी लिमिटेशन टू द यूज। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था वही कि ठीक है, हाँ इसका लिमिटेशन होता है क्या, इट डज नॉट टेल अस, ये जो हमने लिया पर कैपिटा इनकम जो निकाला, एवरेज इनकम जो निकाला, ये हमें नहीं बताता है हाउ द इनकम हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी सिंपल सा बात रखना है बच्चों कि ये जो पर कैपिटा इनकम होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें नहीं बताता है। यानी वी कांट नो द डिफरेंस इन इनकम ऑफ द पीपल, ये नहीं जान सकते आप, या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री और द स्टेट। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या सिचुएशन है, क्या इन इक्वालिटी है, क्या इक्वालिटी है, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है बच्चों। ठीक है, ये आप नहीं बता सकते पर कैपिटा इनकम से, ये लिमिटेशन। अब इसका एक एग्जांपल देंगे। तीसरा पार्ट कह रहा है कि इलस्ट्रेट योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो आ जाइए हम एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, मान के चलो बच्चों यहाँ पे दो कंट्री है, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। ठीक है, दोनों कंट्री में कितने कितने पॉपुलेशन है, 3, 4, 5, यानी 5 पॉपुलेशन है ना। नंबर ऑफ पर्संस कंट्री ए में भी 5 है, नंबर ऑफ पर्संस कंट्री बी में भी 5। ठीक है, सबका इनकम दिया हुआ, कंट्री ए में ये इनकम है, पहले वाले पर्सन का इतना इनकम है 23,000, 22,000, 24,000, 28,000, 5,000। तो टोटल इनकम कंट्री ए का कितना हो गया, 1 है ना, 1 10 100,000 10,000 लैक्स, 1,02,000। वैसे कंट्री बी के सभी लोगों का इनकम हमने ऐड कर दिया तो टोटल इनकम कितना हो गया, 2,28,500। अब देखो बच्चों इसका एग्जाम्पल देखो, सिर्फ अगर हम टोटल इनकम को कंसिडर करें और आपसे पूछा जाए कि भाई कौन कंट्री अच्छे सिचुएशन में है, कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, तो इनकम को देखकर तो आप बोलेंगे कि सर कंट्री बी है इज मोर डेवलप्ड दैन कंट्री ए। मैं पूछूंगा क्यों ऐसा है, तो आप बोलोगे सर कंट्री बी का जो टोटल इनकम है वो ज्यादा है, कंट्री ए का जो टोटल इनकम है वो कम है। पहला वाला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, कि टोटल इनकम अगर देखेंगे तो जो कंट्री बी है वो बेटर सिचुएशन में है देन कंट्री ए। किस बेस पे, टोटल के अनुसार। जब टोटल इनकम को हम क्राइटेरिया बना के देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, कंट्री बी इज बेटर देन कंट्री ए, क्योंकि कंट्री बी का टोटल इनकम ज्यादा है कंट्री ए के टोटल इनकम से। यहां तक तो यही था बच्चों, लेकिन जब हम पॉपुलेशन को भी देखते हैं कि ये दोनों में कितने कितने पॉपुलेशन है, 5 पॉपुलेशन है, तो जब हम दोनों में डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, ठीक है, जब यहां पर देखो तो इसका जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है मैं बार बार बताता आया हूं, है ना, कैसे निकलता है, इनकम को आप क्या करते हो बच्चों, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जब निकाला तो एक व्यक्ति का इस फॉर्मूले से, है ना, इस फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से यहां पे पर कैपिटा इनकम 20,400 आया, यहां पे 45,700 आया। तो आप यहां भी बोल सकते हो कि सर यहां भी पर कैपिटा इनकम वाला भी क्राइटेरिया लेते हैं तो बी इज बेटर देन ए, यहां भी जो बी है वो ए से क्या है, बेटर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनकम क्राइटेरिया से हमें क्या देख रहा है बच्चों कि बी इज बेटर देन ए, है ना, कंट्री बी का सिचुएशन सही है एज कंपेयर टू कंट्री ए। बट ये तो हो गया देखने वाली बात कि हाँ भाई एक इनकम क्राइटेरिया हमने लिया और इनकम क्राइटेरिया से हमें पता चला, लेकिन आप जो पर कैपिटा इनकम आपने देखा कि एक का पर कैपिटा इनकम 20,400 है, एक का पर कैपिटा 45,700 है, इसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यानी ये एक डेवलप्ड या अच्छा कंट्री है। इसका पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन ये डेवलप्ड या अच्छे सिचुएशन में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, यहाँ पे जो लिमिटेशन लिए थे उसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का एग्जाम्पल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का एग्जाम्पल लो। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एक व्यक्ति का 23,000, एक व्यक्ति का 22,000, एक का 24, एक का 28, एक का 5,000। यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लोगों का जो डिफरेंट इनकम है, इसमें ज्यादा गैप आपको नहीं दिख रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, है ना,
देखो यहाँ पे कितने का 1000 का गैप है, इसको इसको करेंगे तो 2000 का, इसको इसको करेंगे 1000 का, है ना। यानी 2000, 4000, 5000, 10,000 के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे बच्चों, इस वाले अगर आप टेबल में देखोगे तो आपको बहुत गैप दिखेगा लोगों के इनकम में। कहाँ एक का इनकम 2500 है और एक का इनकम 1.5 लाख रुपए है। कहाँ एक का इनकम 4000 है तो कहाँ पे एक का इनकम 50,000 है। यानी 4000 को आप 1,50,000 में देखो, ठीक है। तो जब इनके इनके बीच में आप देखोगे बच्चों, जब डिफरेंट डिफरेंट आप इनकम को देखोगे, है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो इनके बीच में बहुत बहुत गैप है, डिफरेंस इनके बीच में ज्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं इन इक्वालिटी। यानी इस कंट्री में, कंट्री बी में क्या है बच्चों, इन इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, या इन इक्वालिटी को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, याद रखना, डिस्पैरिटी। क्या बोलते हैं? डिस्पैरिटी। इन इक्वालिटी को ही बोलते हैं डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लोगों के इनकम में बहुत डिस्पैरिटी है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, यानी लोगों के इनकम में बहुत गैप है। लेकिन कंट्री ए में देखोगे बच्चों, तो कंट्री ए वाले में आपको इक्वालिटी ज्यादा दिखेगा। इक्वालिटी या हम बोलते हैं पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो लोगों का इनकम है उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है ना। तो अब समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टेबल, इस टेबल के अनुसार, पूरा मैं जो लिखा हूं मैं क्लियर कर देता हूं, ओके। अकॉर्डिंग टू द टेबल, इस टेबल के अनुसार पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री बी, है ना, कंट्री बी का जो पर कैपिटा इनकम है इज मोर, ज्यादा है, देन दैट ऑफ ए, यानी ए के पर कैपिटा इनकम से बी का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। येट फिर भी देयर इज डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन कंट्री बी, यानी बी का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इनइक्वालिटी ज्यादा है। देखोगे इनके बीच में गैप 2500, 1,50,000। तो देख लो इन इन सारे इनकम में आपको गैप क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। बट इनकम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंट्री ए का इनकम है इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा गैप नहीं दिखता है, यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है, ठीक है। डिस्पाइट लेस पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भले ही इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम है बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे भले ही पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन इस कंट्री में तो लोगों के बीच में इनकम की बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन कह रहा था कि हम एवरेज क्यों यूज करते हैं। तो मैंने अभी देख लिया कि पहले टोटल इनकम को लेते हैं, तो चूंकि डिफरेंट पॉपुलेशन होता है तो टोटल इनकम एक अच्छा मेजर नहीं होता है, इसीलिए हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेशन हो गया इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो इसका क्या कोई लिमिटेशन होता है, तो लिमिटेशन में हमने देख लिया कि ये हमें ये नहीं बताता है कि जो इनकम है वो वहां के लोगों में, कंट्री के लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी इनकम में क्या डिफरेंस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें पर कैपिटा इनकम से नहीं पता चलता। फिर इसके लिए हमने क्या लिया बच्चों, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम भले ही ज्यादा हो बट वहां के लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो यहाँ अच्छा सिचुएशन होना चाहिए। एक में देखा हमने भले ही इसका पर कैपिटा इनकम है बट यहाँ के लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इक्वालिटी ज्यादा है, जबकि पर कैपिटा इनकम कम है। तो ये एक लिमिटेशन है कि पर कैपिटा इनकम कम होते हुए भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सकता है, और पर कैपिटा इनकम ज्यादा होते हुए भी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। ओके, अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम, यानी जो केरला एक स्टेट है, वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, कि केरला का जो पर कैपिटा इनकम है लोअर है, फिर भी इसका बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है देन महाराष्ट्र। यानी कहने का मतलब दो स्टेट लिया है,
एक केरला लिया है, ठीक है, और एक महाराष्ट्र लिया है ना। ये आप पीछे के वीडियोस में अच्छे तरीके से समझा रखा हूं। केरला का जो पर कैपिटा इनकम है बच्चों वो क्या है, लेस है। महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है बच्चों वो क्या है, ज्यादा है। तो केरला का जो पर कैपिटा इनकम क्या है बच्चों, कम है, और महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है ज्यादा है। तो कम होने के बावजूद भी डेवलपमेंट रैंकिंग केरला की अच्छी है और महाराष्ट्र की डेवलपमेंट रैंकिंग कम है, ठीक है। तो हमें देखना है कि ऐसा क्यों है बच्चों। ओके, तो हमें क्या देखना है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि केरला का पर कैपिटा इनकम कम है फिर भी अच्छी डेवलपमेंट रैंकिंग है। महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है फिर भी केरला से इसकी डेवलपमेंट रैंकिंग कम है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, एक तो ये हो गया। तो एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूं, हाँ ठीक है। तो एक हमने देख लिया कि लोअर पर कैपिटा इनकम के बावजूद भी बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट है देन महाराष्ट्र। हेंस per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. अब कह रहा है कि ये बताओ कि अगर किसी स्टेट का या कंट्री का, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था ना, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है बट इसकी जो डेवलपमेंट रैंकिंग है, जो एचडीआई में जो रैंकिंग निकलती है वो रैंकिंग इसकी क्या है, कम है। तो ये बताओ ये कौन सी बात हुई भाई, कि जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा रहने के बाद भी डेवलपमेंट रैंकिंग क्या है, कम है। और अगर किसी स्टेट का पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो ज्यादा है, तो कम रहने के बाद भी डेवलपमेंट रैंकिंग ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम को हमें नहीं लेना चाहिए इंडिकेटर के रूप में, है ना। इसको हम एक क्राइटेरिया के रूप में, एक क्राइटेरियन के रूप में या इंडिकेटर के रूप में नहीं लेना चाहिए कि ये डेवलपमेंट को शो नहीं करता। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब, कहने का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा रहते हुए डेवलपमेंट रैंकिंग कम है, पर कैपिटा इनकम कम रहते हुए डेवलपमेंट रैंकिंग ज्यादा है। तो हमें पर कैपिटा इनकम को एकदम यूज नहीं करना चाहिए डेवलपमेंट क्राइटेरिया के रूप में। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये सही लगता है आपको, क्या आप इस बात को सही कहते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम को क्या हमें डेवलपमेंट इंडिकेटर या क्राइटेरिया के रूप में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब आंसर देख लेते हैं कि क्या हो सकता है आपका आंसर। कह रहा है कि केरला with lower per capita income has a better HDI ranking than महाराष्ट्र, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में भी कह रहा था कि कम पर कैपिटा होने के बावजूद भी महाराष्ट्र से इसकी डेवलपमेंट रैंकिंग अच्छी है। Hence, per capita income is not a useful indicator at all and shouldn't be used for the comparison। यानी आप इस चीज को सही ठहरा रहे हो कि हाँ, कि पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी अगर इसकी एचडी डेवलपमेंट रैंकिंग अच्छी आ रही है तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ गुड मेजर एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द स्टेट और द कंट्री। इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये आपका कहना है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दिस इज ट्रू, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी डेवलपमेंट रैंकिंग अच्छी है? क्योंकि हम अदर फैक्टर्स को जब देखते हैं, लिटरेसी लेवल यानी केरला के एजुकेशन लेवल को देखते हैं, केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी 1000 अगर जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, लाइव बर्थ होता है 1000, तो उसमें कितने बच्चे मरते हैं 0 to 1 ईयर के बीच में, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला में हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो लिटरेसी लेवल केरला में ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में कम है, हेल्थ स्टेटस जो लोगों का है वो केरला में ज्यादा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज केरला में ज्यादा अच्छा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेटर इन केरला इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र। तो जब अदर क्राइटेरिया के कारण यानी लिटरेसी लेवल के कारण, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कारण, हेल्थ स्टेटस के कारण, इन सब के कारण अगर केरला की रैंकिंग अच्छी हो रही है और महाराष्ट्र की रैंकिंग खराब हो रही है तो हम पर कैपिटा इनकम को क्यों ले रहे हैं भाई? हमें तो सबको लेना चाहिए भी, पर कैपिटा इनकम को भी लेना चाहिए, लिटरेसी लेवल को भी लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों ट्रू है, केरला में डेवलपमेंट रैंकिंग क्यों अच्छी है पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी? वो इसकी वजह से, लिटरेसी लेवल की वजह से, इन्फेंट मोर्टेलिटी, हेल्थ, इन सब की वजह से, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, है ना।
ये पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। तो पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। यानी पर कैपिटा इनकम का जब कैलकुलेशन आता है तो वहां पे लिटरेसी लेवल की बात नहीं होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात नहीं होती है, हेल्थ स्टेटस की बात नहीं होती है, इसलिए पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ गुड मेजर। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि find out the present sources of energy that are used by the people in India and what could be the other possibilities 50 years from now। ये नहीं कह रहा है कि आप देखो इंडिया के लोग प्रेजेंट में कौन सा सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, यानी एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, है ना, व्हीकल वगैरह के लिए कौन सा सोर्सेज ऑफ एनर्जी करते हैं, और आफ्टर 50 ईयर्स या 100 ईयर्स या 200 ईयर्स, है ना, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कौन सा सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में कौन से वो सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं और आफ्टर 50 और 100 ईयर्स दे देखो क्या वो यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप खुद देखो, आप अगल बगल जहां भी आप रहते हो बच्चों, तो एनर्जी के लिए क्या, तो व्हीकल वगैरह में जो एनर्जी चाहिए, गाड़ी वगैरह में जो चाहिए, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हो, ठीक है। फिर कोल का इस्तेमाल होता है ना, कोल या कोल से बने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फायरवुड वगैरह का इस्तेमाल होता है ना, तो इस तरीके का यूज होता है। ज्यादातर लोग पेट्रोलियम या कोल वगैरह पे ही डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत आजकल स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा है, या गोबर गैस का भी, गोबर गैस से एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, या विंड एनर्जी, लेकिन ये बहुत ही लेस क्वांटिटी में। ये इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोलर एनर्जी, गोबर गैस एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एनर्जी भी लोग स्टार्ट किए हैं यूज करना, लेकिन अभी ये उतना डेवलप्ड नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं इसको यूज किया। तो ज्यादातर क्या यूज हो रहा है, पेट्रोलियम और कोल यूज हो रहे हैं। और ये कौन से रिसोर्सेज है बच्चों, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, ये मैंने वीडियोस में बता रखा है, आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले वीडियो में, ठीक है, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है कि इसका हमारे अर्थ पर एक फिक्स्ड स्टॉक है। एक बार अगर ये खत्म हो गया बच्चों, तो दोबारा ये फ्यूचर में हमारे पास अवेलेबल नहीं रह पाएगा यूज करने के लिए, ना हमारे लिए अवेलेबल रह पाएगा और ना हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में अवेलेबल है पृथ्वी पर। वंस इट गेट्स ओवर, वंस इट गेट्स एग्जॉस्टेड, फिनिश्ड, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे फ्यूचर में अवेलेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट का आंसर समझ में आ गया कि द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द पीपल इंक्लूड्स फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, मेनली यहीं तक होता है ना। नेचुरल गैस, बायोगैस, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, बट ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हो रहा है, क्योंकि इनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के पास अभी डेवलप नहीं हुआ। ये तो पहला हो गया। कह रहा है कि व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 50 ईयर्स भी हो सकता है, 100 ईयर्स भी हो सकता है, कि आने वाले 50 साल बाद आपको क्या लगता है ये लोग क्या यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, द पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ कैन बी दैट they will be using solar energy, wind energy and other such renewable resources for the same, because the way non-renewable sources of energy are being used at present, they will exhaust at some point of time and won't be available for future generation। तो देखो अभी मैंने क्या बताया कि जिस तरीके से अभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली, आंख बंद करके लोग बिना केयर किए हुए, बिना सावधानी बरते हुए, बिना फ्यूचर का चिंता करते हुए लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। और मैंने बताया कि इनका स्टॉक अर्थ पे क्या फिक्स्ड है, एक बार वो खत्म हो गए तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगर फ्यूचर के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे
तो आफ्टर 50 ईयर्स या 100 ईयर्स या 200 ईयर्स तो ये चीजें अवेलेबल रहेगी नहीं, तो लोग क्या यूज करेंगे? तब वहां पे रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज होगा, जैसे सोलर एनर्जी, है ना, क्योंकि सनलाइट तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी हवा से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करके, हाइड्रो पावर हो गया, है ना, पानी से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करोगे, है ना। तो इस तरीके का सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आपका हाइड्रो पावर हो गया। तो इस तरह के जो रीन्यूएबल रिसोर्स है ना बच्चों, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे ही लोग आफ्टर 50 ईयर्स और 100 ईयर्स और 200 ईयर्स लोग इस तरह के रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी यूज किया जा रहा है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका स्टॉक धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, है ना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, या डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी क्यों होना चाहिए। देखो इस चैप्टर को या इस टॉपिक को सही से एकदम समझना है तो इसके लिए अलग सा वीडियो पार्ट 5 मैंने बना रखा है, वहां जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है। देखो सिंपल सा बच्चों, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का जो, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है कि यहाँ पे हम जनरेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट जनरेशन की बात करते हैं और एक फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन की बात करते हैं, फ्यूचर जनरेशन की। भाई प्रेजेंट जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं, हम हैं, आप हैं, है ना, अभी जो भी इस समय पृथ्वी पर हैं, अर्थ पे हैं, वो प्रेजेंट जनरेशन हो गया। जो फ्यूचर में जनरेशन आने वाले हैं, है ना, आफ्टर 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 2000 ईयर्स आफ्टर, है ना, ये जो जनरेशन आने वाले हैं ये हमारे फ्यूचर जनरेशन हो गए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया बच्चों। ठीक है, अब अर्थ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज ना, अर्थ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, और उसमें से सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली है वो किसकी है बच्चों, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसका जो अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, इसका जो स्टॉक होता है ये फिक्स्ड होता है ना। जैसे एग्जांपल में क्या बताया था, कोल हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, है ना, इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। तो ये कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा ये पृथ्वी पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में है, फिक्स्ड क्वांटिटी में। अगर प्रेजेंट जनरेशन इन चीजों को, अगर प्रेजेंट जनरेशन इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो एक लिमिटेड फिक्स्ड क्वांटिटी में पृथ्वी पर है, अगर वो सही से नहीं यूज करेंगे, केयरफुली यूज नहीं करेंगे, कम से कम यूज नहीं करेंगे, इसको बचा के नहीं रखेंगे, तो ये बेचारे जो 1000 साल बाद या 500 साल बाद जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो जब अर्थ पर आएंगे, जन्म लेंगे, जब उनको एनर्जी, कोल का जरूरत पड़ेगा, उनको जब पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये चीजें बच्चों अवेलेबल नहीं रहेगी उनके पास। तो क्या ऐसा डेवलपमेंट सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं। भाई पृथ्वी हमारी हमारी सिर्फ नहीं है ना, हमें भी तो हमारे पापा ने, हमारे दादा ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, है ना, हमारे अनसेस्टर्स ने, वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, है ना, पेट्रोल हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, कोल हमारे लिए, तब तो हम आज यूज कर पा रहे हैं। अगर वो हमारे लिए नहीं छोड़ते तो आज हम नहीं यूज कर पाते। उसी तरीके से अभी अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो ये फ्यूचर जनरेशन कैसे यूज कर पाएंगे? जिस तरीके से हमें मिला है, हमें अपने अनसेस्टर से, वैसे हमें भी अपने आने वाले जनरेशन के लिए इनको छोड़ना है। तो जब आप इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हो कि आप प्रेजेंट में भी यूज करते हो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, प्लस में इनको आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नीड्स सिर्फ हमें ही नहीं है, नीड्स फ्यूचर जनरेशन को भी होगा। डेवलपमेंट सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं होना है, कंट्री का या वर्ल्ड का डेवलपमेंट हमेशा चलता रहना चाहिए फ्यूचर जनरेशन में भी, इसलिए सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स, पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये वो डेवलपमेंट होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं इस तरीके से दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यानी मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि प्रेजेंट जनरेशन भी उसको यूज करके डेवलप कर पाए, फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए, वैसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन हो गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सस्टेनेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट में? पहला,
इट रेजेस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन ना। यानी आप अभी अच्छे क्वालिटी से जी रहे हो, कोल, पेट्रोलियम, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स सबको यूज करके आपकी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो गया है ना, आपको तो चीजें मिल रही है आसानी से। लेकिन अगर इनको आप सस्टेनेबली यूज नहीं करेंगे, सस्टेनेबल मैनर में यूज नहीं करेंगे, तब तो बेचारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनका तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम हो जाएगा ना, उनका तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, उनको तो घाटा हो जाएगा, उनको तो नुकसान होगा, उनको तो चीजें बहुत महंगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वही कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट बढ़े बट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फ्यूचर जनरेशन का भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्वालिटी बढ़ना चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड फॉर बोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यह अमीर देश के लिए भी है, या डेवलप्ड कंट्री हो वर्ल्ड का, या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो वर्ल्ड का, है ना, ये दोनों के लिए होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए, और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो रिसोर्सेज को हर जगह प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम केयरफुली यूज नहीं करेंगे, दे वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड कंट्री विल लैक डेवलपमेंट इन फ्यूचर। अगर वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो कंट्री अभी तो कर लेगा डेवलपमेंट, बट फ्यूचर में वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबिलिटी का जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल, है ना, अर्थ के पास इतना रिसोर्स है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि सभी का नीड्स पूरा कर सकता है, बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। तो सभी के नीड्स को पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए तो बहुत है, लेकिन ग्रीड को पूरा करने के लिए, लालच को पूरा करने के, एक व्यक्ति के भी लालच को, एक पर्सन के भी लालच को, ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, बट सभी के नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं। आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं और ये डेवलपमेंट से आप इसको कैसे रिलेट करते हैं, ये डिस्कस करना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर बीइंग ओवर यूज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि लोगों का ग्रीड इतना बढ़ गया है, लोग अपने नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, बट नीड्स से ज्यादा उनका ग्रीड हो गया, जिसके कारण वो रिसोर्सेज को यूज नहीं, ओवर यूज कर रहा है, हद से ज्यादा, जितना उनको नहीं यूज करना चाहिए ना, रिसोर्सेज को ओवर यूज किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ रिसोर्सेज, अर्थ हमें उतना देती है कि हम अपने नीड्स को पूरा कर पाए, सभी अपने नीड्स को पूरा कर पाए, इतना हवा है, इतना पानी है, इतना कोल है, इतना पेट्रोल, ये सब लोग अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं। बट टुडेज जनरेशन हैज बिकम सो ग्रीडी, आज का जनरेशन इतना लालची हो गया, ग्रीडी हो गया, दैट फॉर देयर ओन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस या अपने डेवलपमेंट तरक्की के लिए दे रिजॉर्ट टू एक्टिविटीज लाइक, वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड को यूज कर रहे हैं, फॉर्डर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जंगल को काटना, है ना, जिस तरीके से जिन फ्यूल्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, वैसे फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, है ना, फॉर्डर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट में जहां पे नहीं, फॉरेस्ट को काट के जहां पे फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज नहीं डेवलपमेंट करना चाहिए वहां पे कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर में केमिकल वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिससे जो लैंड की क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, वो खराब होते जा रही है, ग्राउंड वाटर को एक्सेस यूज करने की वजह से जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, कि ग्रीड के कारण। और ये इससे क्या पता चलता है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि जो अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे ग्रीड को पूरा नहीं कर रहा है, तो मैं हद से ज्यादा जाऊंगा ना, डिफोरेस्टेशन करूंगा ना, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड को लूंगा ना, फॉर्डर एक्सट्रैक्शन करूंगा ना। तो हद से ज्यादा लालच नहीं बढ़ाना चाहिए कि आप क्या करो,
हद से ज्यादा लालच होने के कारण आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दोगे, है ना। इसमें आप इनको डाउनग्रेड कर दोगे, इसको आप पोल्यूट कर दोगे, है ना। आप जो सॉइल की क्वालिटी है उसको आप इनफर्टाइल कर दोगे सॉइल को, है ना। आप एयर पोल्यूशन कर दोगे, जिससे ये सारी चीजें फ्यूचर जनरेशन के पास अवेलेबल नहीं रह पाएगी और आने वाले समय में डेवलपमेंट का लेवल बहुत कम हो जाएगा बच्चों। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना। उसमें ये टॉपिक मैंने अलग से लिया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सिंपली मतलब होता है जो इन्वायरमेंट है इसकी जो कैपेसिटी है या इसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाना, डिग्रेड हो जाना, है ना, खराब हो जाना, नीचे चला जाना, या इन्वायरमेंट का डैमेज हो जाना इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी इन्वायरमेंट का जो नेचुरल कैपेसिटी क्वालिटी खराब हो जाना, उसके जो क्वालिटी का डाउन हो जाना, या इन्वायरमेंट का डैमेज हो जाना, पोल्यूट हो जाना, खराब हो जाना अर्थ के लिए, उसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। तो आपके अगल बगल क्या आप किस किस तरह के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को आपने देखा उसको आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखिए, पहला डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है जंगल काटे जा रहे हैं, है ना। लोग जंगल में पेड़ों को काट रहे हैं और उन पेड़ों को काटने से इन्वायरमेंट की क्वालिटी कैसे खराब होती है। पेड़ या फॉरेस्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आप लोगों को पहले 6th 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज करके प्रेजेंट में लोग अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, सीरियल्स, ग्रेन्स, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड अगर हम यूज करेंगे अपने लैंड पे, सॉइल पे, तो फ्यूचर में उसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। सॉइल इरोजन हो जाना, है ना। सॉइल इरोजन हो जाने से क्या होता है, जैसे सॉइल इरोजन किसके कारण होता है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन से होने का। यानी सॉइल का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसकी क्वालिटी खराब हो जाए। अगर हम पेड़ों को काट लेंगे तो सॉइल का जो ऊपरी सतह है, जो अपर लेयर है, ठीक है, उसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाती है, तो वो इनफर्टाइल बन जाती है। बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोयले को जलाना या जो मिनरल ऑयल है उनको यूज करना, उससे पोल्यूशन फैलता है ना, जिससे हमारा इन्वायरमेंट का क्वालिटी क्या होता है, डिग्रेड होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण ही हो रहा है बहुत, है ना। तो बहुत तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे देख रहे हो, ये सब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जांपल तो ये हो गया एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों, फॉर ईच ऑफ द गिवन आइटम इन द टेबल फाइंड आउट विच कंट्री इज टॉप एंड विच कंट्री इज एट द बॉटम, है ना। तो सबसे पहले देखो कौन सा कंट्री सबसे आगे है या कौन सा कंट्री सबसे नीचे है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, यूएनडीपी क्या निकालती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, और उस रिपोर्ट में एचडीआई रैंकिंग तैयार करती है ना। जो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड रहता है उसको हाई रैंकिंग मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो हाई रैंकिंग किसको मिला है बच्चों, श्रीलंका को। यानी ये जो 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज में श्रीलंका का जो एचडीआई रैंकिंग है वो सबसे हाईएस्ट है ना। देखो ये सबका रैंकिंग सबसे मतलब 76 सबसे अच्छा रैंकिंग है। पर कैपिटा इनकम में भी श्रीलंका सबसे आगे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में भी श्रीलंका सबसे ज्यादा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में भी श्रीलंका सबसे आगे है, यानी इसकी एसडीआई रैंक। तो पहले का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, विच कंट्री इज एट द टॉप। तो यहाँ पे देख लेंगे एज पर गिवन टेबल 1.6 श्रीलंका टॉप्स ऑल गिवन कंट्रीज, यानी सभी में श्रीलंका टॉप करता है सारे कंट्रीज को, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाईएस्ट मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, है ना, एज 25 एंड अबव, एंड सबसे ज्यादा एचडीआई रैंक है। तो पहला ये हो गया। बट एक पॉइंट याद रखना बच्चों, ये अलग अलग बुक में ना टेबल का जो डाटा है, टेबल का जो डाटा है वो अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है किसी में 2017 का डाटा हो, किसी में 2018 का हो, किसी में 2019 का हो, किसी में 2013 का हो, किसी में 2014 का हो। तो अलग अलग समय में ये जो डाटा है
पर कैपिटा इनकम का या लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का, है ना। तो ये सारे डाटा अलग अलग हो सकते हैं, तो डाटा पे मत जाना, सिंपली आपको देखना है जिसका कौन सा कंट्री है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डाटा कुछ भी हो, ठीक है, आपको ये चीजें देखनी है। ये तो हो गया टॉप। विच कंट्री इज एट द बॉटम, बॉटम पे कौन कौन सा कंट्री है, तो बॉटम पे देखो नेपाल हैज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे कम कौन है, नेपाल है। म्यांमार एंड नेपाल हैज लोएस्ट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो 4.9 एंड 4.9, यानी म्यांमार और नेपाल दोनों का लोएस्ट पे है, ठीक है। पाकिस्तान हैज लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो सबसे जो कम है वो पाकिस्तान का है। और एचडीआई रैंकिंग की बात करें तो जो पाकिस्तान की जो एचडीआई रैंकिंग है वो सबसे सबसे खराब है, यानी सबसे लास्ट में है, ये 158th रैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेबल को एनालाइज कर लिया। टेबल डाटा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एचडीआर एक एनुअल रिपोर्ट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और अलग अलग ईयर का डाटा अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों कि द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नॉरिश्ड एडल्ट्स। अब यहां पे देखो, यहां पे देखिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नॉरिश्ड एडल्ट्स, है ना। मतलब ये उन पॉपुलेशन का टेबल है जो अंडर नॉरिश्ड है, यानी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन का जरूरत होता है हेल्दी रहने के लिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है लोगों को, एडल्ट लोगों को, उसका डाटा दिया हुआ है। एक सर्वे के अनुसार ये डाटा कलेक्ट किया गया है 2005-6 में। तो इस डाटा को पढ़ना है, रीड करना है और उस डाटा के बाद आंसर देना है। तो देखो क्या कह रहा है, अंडर नॉरिश का मतलब, देखो सबसे पहले तो अंडर नॉरिशमेंट का आपको मतलब पता ही होना चाहिए, है ना। अंडर नॉरिशमेंट का मतलब होता है जिनको न्यूट्रिशन जितना, फूड न्यूट्रिशन जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशन उनको खाने में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अंडर नॉरिश्ड होने का मतलब है आप बीमारी भी आपको हो सकता है, आपका बॉडी डेवलप नहीं होगा एंड यू आर प्रोन टू डिजीजेस, बीमारी होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो मेल का परसेंटेज दे रखा है, फीमेल का परसेंटेज दे रखा है, कि मतलब केरला में जितना भी पॉपुलेशन है एडल्ट्स का, देखो यहाँ पे एडल्ट्स की बात हो रही है बच्चों, है ना, एबव 18 ईयर्स। तो केरला में 22% एडल्ट्स, मेल एडल्ट्स अंडर नॉरिश्ड हैं, और फीमेल में केरला में 18% जो फीमेल एडल्ट्स हैं वो क्या अंडर नॉरिश्ड हैं। बट कर्नाटका में 34, मध्य प्रदेश में 42, फीमेल में 36, 38, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि भाई अंडर नॉरिश्ड वाला जो पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन है, सबसे कम जहां होगा वहां पे ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे कम अंडर नॉरिश्ड वाला पॉपुलेशन कहाँ बच्चों, केरला में है। यानी अगर हम देखें तो आप केरला का, है ना, केरला का जो न्यूट्रिशन लेवल है, केरला का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अंडर नॉरिश्ड सबसे कम लोग हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में मेल भी ज्यादा है और फीमेल भी ज्यादा है। यानी जो मध्य प्रदेश है ये जो है वो न्यूट्रिशन के मामले में ये वर्स्ट है, सबसे खराब सिचुएशन है, क्योंकि अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में मेल फीमेल दोनों में ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक आइडिया ले लिया। तो यहां से आपको पहला क्वेश्चन का आंसर देना है, कंपेयर द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। तो हमने देख लिया न्यूट्रिशन लेवल ऑफ केरला इज बेटर देन दैट ऑफ कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, यानी केरला का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कर्नाटका और मध्य प्रदेश से अच्छा है, क्योंकि इन दोनों से कम अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन केरला में है। जितना कम अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी टेबल से कि कैन यू गेस वाई अराउंड 1/5 मतलब 20% के अराउंड, यानी 23, 22, 25 ऐसे, वाई अराउंड 1/5 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर अंडर नॉरिश्ड। क्यों अंडर नॉरिश्ड है पॉपुलेशन, जबकि ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि देयर इज एनफ फूड इन द कंट्री, कंट्री में खाने की कोई कमी नहीं है, खाना है कंट्री में, खाने के लिए अवेलेबल है क्रॉप्स वगैरह या ग्रेन्स वगैरह।
फिर भी 1/5 लगभग 20% पॉपुलेशन क्यों अंडर नॉरिज्ड है? आप इसका क्या रीजन दे सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अराउंड 1/5 ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री इज अंडर नॉरिज्ड है, इवन दो इट इज आर्ग्यूड दैट देयर इज एनफ फूड इन द कंट्री। इसका क्या रीजन हो सकता है? आपके अनुसार 3 रीजन हो सकता है, ठीक है। पहला, डिस्पैरिटी। देखो ये आपको पता ही है, अभी मैंने लास्ट के किसी क्वेश्चन में करवाया था कि डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है बच्चों, इनइक्वालिटी। क्या होता है याद रखना, डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस, ये आपको पता ही होना चाहिए, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं या अबव पॉवर्टी लाइन के, इन लोगों को क्या होता है, कुछ सब्सिडाइज्ड, है ना, कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट, सब्सिडाइज्ड रेट मतलब चीप, बहुत ही सस्ते रेट पे गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, फूड प्रोवाइड करती है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है ना, जैसे गेहूं हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गया, है ना, ग्रेन्स प्रोवाइड करती हैं। तो जहां पे ये पीडीएस सही से काम करेगा, सही से फंक्शन करेगा, सही से जो राशन वगैरह है, जो ग्रेन्स वगैरह सही से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वहां के लिए तो न्यूट्रिशन लेवल वहां के लोगों का अच्छा होगा। बट अगर कुछ स्टेट में पीडीएस का जो इंस्टीट्यूशन है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो सही से राशन को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां के लोगों का न्यूट्रिशन लेवल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पहला समझ में आ गया, डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। दूसरा, न्यूट्रिशियस फूड कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द पुअर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप बोलोगे कि जैसे आपने बोला कि भाई कंट्री में न्यूट्रिशियस फूड है, भाई फूड तो बहुत है बट इनको खरीदने के लिए मनी चाहिए ना, इनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। और जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है कि न्यूट्रिशियस फूड को खरीद पाए, तो उनका न्यूट्रिशन लेवल तो कम रहेगा, अंडर नॉरिज्ड होंगे वो। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा, देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, लोगों के पास एजुकेशन की भी कमी है, लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं लोगों के न्यूट्रिशियस जो फूड होता है, फूड इंटेक होता है, उस चीज को अफेक्ट करता है बच्चों। तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण मतलब कंट्री में एनफ फूड होने के बावजूद भी लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कम है, लोग अंडर नॉरिज्ड है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हाँ, इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, किसी किसी बुक में ना, मैंने एक बुक में एनसीईआरटी की एक बुक में एक बीएमआई वाला रहेगा, बॉडी मास इंडेक्स, इसी क्वेश्चन की जगह पे, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 की जगह पे ना एक बीएमआई वाला, बॉडी मास इंडेक्स वाला क्वेश्चन रहेगा। स्टेट से ही केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बट यहाँ पे अंडर नॉरिज्ड की जगह पे क्या रहेगा, बीएमआई मेल का रहेगा, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, फीमेल का रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है कि बीएमआई का जो नॉर्मल सिचुएशन होता है वो 18 से लेके 25 तक वैल्यू रहती है, तो वो अच्छा सिचुएशन रहता है। बट ये जो टेबल दिया रहेगा वो लेस देन 18 का रहेगा, तो जिसमें वो परसेंटेज कम रहेगा, इसी के अनुसार, इसी की तरह जिसमें जो बीएमआई का अगर वैल्यू दिया उस क्वेश्चन में लेस देन 18.5 का, तो याद रखना कि जिसमें परसेंटेज कम रहेगा ऐसे पॉपुलेशन का, ठीक है, ये लेस देन 18.5 एक खराब स्थिति को शो करता है, बॉडी मास इंडेक्स खराब शो करता है। ठीक है, तो जिसमें लेस पॉपुलेशन रहेगा, जिस स्टेट में 18.5 से कम बीएमआई वाले लेस पॉपुलेशन रहेंगे, वो कंट्री क्या रहेगा, बेटर रहेगा। इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें इस तरह के पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगे वो उनका सिचुएशन क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको भी आंसर कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे हमने कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आगे मैं इस तरह का कोई वीडियो बनाता हूं तो आपके पास वो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको उस चीज का बेनिफिट मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।